नमस्कार बच्चों। तो हम स्वास्थ्य तथा रोग आज इस पाठ से संबंधित जो आखिरी कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में देखेंगे। आखिरी कुछ रोगों के बारे में जो बताया गया। अभी तक हमने मधुमेह के बारे में देखा। मधुमेह हम जानते हैं कि मधुमेह एक जनुकीय बीमारी है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे में आती है और उसका कंट्रोल करने का तरीका हमने देखा। उसमें किस तरीके से बचा जा सकता है, उससे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब हमने देखा। अब आगे का जो बीमारी है या रोग है वो है, देखते हैं, हृदय विकार। हार्ट डिजीज़ बोलते हैं उसको। हृदय मतलब हमारा जो हृदय जो पंप करता है, जो ब्लड जो खून को हर जगह तक पहुंचाने का काम करता है, उसमें क्या होता है उसमें देखते हैं। तो हृदय की पेशियों के रक्त अर्थात ऑक्सीजन तथा पोषक द्रव्यों की कम आपूर्ति होने पर क्या होता है, हृदय की कार्यक्षमता कम होती है। जैसे हृदय को जितना खून चाहिए या जितना ऑक्सीजन चाहिए, अगर उतना हृदय के पास नहीं पहुंचता है तो वह हृदय क्या करता है, अपना कार्य करने में असक्षम हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, हृदय विकार होता है और हृदय पर इतना अधिक दबाव पड़ता है और तनाव से दिल का दौरा पड़ सकता है। अधिक कार्य करना पड़ता है और तनाव से दिल का दौरा पड़ सकता है। जैसे हम बहुत टेंशन ले लिए, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत चिंता कर रहे हैं, तो हमारी जब ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण होता है कि जहां हमें लगता है कि हमें खतरा है, उस समय हमारे हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है और हृदय पे क्या होता है, तनाव का निर्माण हो जाता है। और दिल का दौरा पड़ने पर डॉक्टर की सलाह ली जाती है। यह अत्यंत आवश्यक उपचार है, क्योंकि हृदय विकार में दिल का दौरा 2 से 3 बार पड़ता है। उसके बाद इंसान के बचने की जो शक्ति है या बचने की जो ख्वाहिश है वो बहुत कम हो जाती है। तो अब ये होता कैसे है देखते हैं, या इसके अंदर क्या लक्षण है। तो सीने में असहनीय दर्द होना। जैसे आपको लगता है कि आपके सीने में असहनीय दर्द है, तो आप उसको डॉक्टर को दिखाइए तुरंत। कभी भी उसको आप नज़रअंदाज मत करिए, ताकि अब मालूम पड़े। सीने के दर्द के कारण कंधे में दर्द होना, गर्दन और हाथ में दर्द होना, हाथ सिकुड़ना, पसीना आना, बेचैनी से कंपन महसूस होना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हृदय विकार के अंतर्गत आती हैं। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को इतना चिंताजनक मत बनाइए कि वह आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सके। कोई भी चीज़ हो उसको आसानी से हल करने की कोशिश करिए, चिंता नहीं लीजिए, जिसके कारण हृदय विकार जैसी समस्याएं आपको नहीं आएंगी। अब इसमें देखिए कैसा होता है, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में टोना टोटका भूत ये सब ज़्यादा देखा जाता है। तो जब कभी किसी इंसान को गांव में कुछ हुआ या कहीं कुछ हुआ, तो जो हमारे बड़े बूढ़े रहते हैं वो पहले टोना टोटका ही दिखाते हैं। तो ये सब नहीं करना है। आपको जो भी समस्या आती है तुरंत पहले जाके डॉक्टर से संपर्क करें और उसका उचित ट्रीटमेंट लें। हृदय विकार के कारण देखिए क्या दिया गया, धूम्रपान करना। भाई ये चीज़ तो सबसे बड़ी समस्या है। धूम्रपान करना आपको मालूम है कि हानिकारक है, फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो आप अब खुद अपने आप को मौत के मुंह में भेज रहे हैं। मद्यपान मतलब मदिरा पान करना, दारू पीना जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। मधुमेह, जिसको मधुमेह होता है उसको हृदय विकार होने की संभावना ज़्यादा होती है। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर। देखिए कोई ऐसा कंडीशन होता है कि हमें कोई बात या कभी कभी हम बहुत सोचने लग जाते हैं, तो हमारा बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, वह हाई हो जाता है। उसके कारण भी ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मोटापा आप जानते हो कि भाई मोटापा हर बीमारी के लिए पहली सीढ़ी है। अगर आप अपने शरीर को संतुलित नहीं कर पा रहे हो, उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी न किसी बीमारी का शिकार ज़रूर होगे। शारीरिक कष्ट की कमी मतलब यहाँ दिया है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने शरीर को कष्ट देना ही नहीं चाहते, सोचते हैं कि मैं बैठा रहा हूँ, मेरा काम हो जाए। तो ऐसे विचार वाले व्यक्तियों को ये सब रोग होता ही है। व्यायाम का अभाव, जब आप शारीरिक कष्ट देना ही नहीं चाहते शरीर को, तो व्यायाम क्या करेंगे, क्योंकि व्यायाम में कष्ट होना ही है। व्यायाम लोग इसीलिए करते हैं कि ताकि कष्ट हो, हमारा शरीर संतुलित बना रहे। निरंतर बैठकर काम करना, आनुवांशिकता, यह भी एक इसमें है
कि आनुवांशिकता या आनुवांशिक बीमारी है कि आपके घर में किसी पूर्वज को या किसी और को होगा तो हो सकता है आपको ही पड़े। तनाव, स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, चिंता कि कोई काम नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा हो गया जिससे हम बहुत तनाव में हैं, तो उससे भी हृदय विकार हो सकता है। अति क्रोध और चिंता, अति क्रोध मतलब ज़्यादा क्रोध आना, ज़्यादा क्रोध आने से व्यक्ति में हृदय विकार का निर्माण हो सकता है। अब हृदय विकार के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं या डॉक्टर कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे दिया है, देखिए, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, पेसमेकर लगाना, स्टेंट्स डालना, हृदय प्रत्यारोपण, एंजियोप्लास्टी। हृदय प्रत्यारोपण मतलब वो हृदय को ही चेंज करने का काम कर देते हैं, ऐसा। लेकिन ये सब जो सर्जरीज हैं, ये सब जो ऑपरेशन हैं, ये बहुत खर्चीले हैं और इनमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इतना सब होने से अच्छा है कि भाई आप अपने शरीर का खुद ध्यान रखिए, शरीर को संतुलित बना के रखिए, व्यायाम करिए, योगा करिए और किसी भी चीज़ को आवश्यकता से अधिक मत सोचिए, तनाव मत लीजिए। तनाव लेने पर भी बहुत समस्या है, इसलिए कोई काम हो तो उसको करने की कोशिश करिए। तनाव लेके कोई काम नहीं होता, तनाव लेके ना कोई काम होता है ना कोई कम होता है, आपका स्ट्रेस जो रहेगा। तो इसलिए आप उसको, ठीक है काम तो करना ही है, लेकिन आप उसको संयम से करिए। दूसरा, मद्यपान, धूम्रपान ये सब नहीं करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें, तो ये आपको दिखाया गया है, तो आप ये याद रखिए। और हृदय विकार कब होता है? जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हृदय को नहीं मिल पाता, जिससे उसकी कार्यक्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। इसके कारण हृदय विकार होता है। फिर औषधियों का दुरुपयोग, कभी कभी हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, आजू बाजू वाले रहेंगे वो बता देंगे कि चलो भाई ये खा लो वो खा लो। तो आपको अपने मन से कभी कोई दवा नहीं लेनी है, क्योंकि दवा लोगे आपको नहीं पता है कि वो किस चीज़ की दवा है, किसके लिए काम करती है। लेके रिएक्शन कर गई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक तो पहले से ही आपको तकलीफ थी, ऊपर से आपने दवा उल्टी खा ली तो और तकलीफ बढ़ जाएगी। तो कभी कभी डॉक्टर की सलाह न लेकर कुछ व्यक्ति अपने आप ही औषधियाँ खाते हैं। उनका अधिक मात्रा में उपयोग करने से हमारे शरीर पर क्या होता है, दुष्परिणाम होता है। जैसे अधिक मात्रा में या बार बार वेदनाशक, पेन किलर, देखो हम खाते हैं, सर दर्द कर रहा है चलो पेन किलर खा लो, सर्दी हो गई पेन किलर, सर्दी हो गई खा लो, थोड़ा सा हमको थोड़ी तकलीफ हुई नहीं कि हम तुरंत दवा लेके खाते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को, अगर आपका शरीर बैलेंस है, शरीर में आपके रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी है, तो आप उससे फाइट करिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो अपने आप, सर्दी खांसी ये सब अपने आप ठीक हो जाते हैं। और कुछ सर दर्द हो रहा है तो तेल दबा लीजिए, तो ये सब क्या, ये सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन तुरंत इनको पेन किलर द्वारा खा के ख़त्म करना, तो ये कहीं ना कहीं वो पेन किलर अपने शरीर में भी नुकसान पहुंचाता है। अधिक उपयोग करने से जी मचलता है, पेट में दर्द, पतली जुलाब, शरीर पर लाल चकत्ते आना। ये देखो कोई रिएक्शन करता है दवा तो हमारे शरीर पे लाल चकत्ते आ जाते हैं। जीभ पर सफ़ेद दाग पड़ना और आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए किसी भी रोग की दवा हम अपने द्वारा न लें, डॉक्टर से संपर्क करके ही लें। 100-200 खर्चा होगा चलेगा, लेकिन 10-20 हज़ार खर्चा होने से अच्छा है कि 100-200 में निपट जाया जाए। आप उल्टी दवा खा लिए, नहीं आराम हुआ, नहीं कुछ हुआ, तो वह केस और बिगड़ेगा, जिससे आपका और पैसा जाएगा। इसकी वजह से 100-200 में ही आप अगर वो चीज़ के लिए दवा ले लें तो आरामदायक रहेगा। फिर इसके बाद आगे दिया गया है, औषधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, हम देखेंगे। एक जेनेरिक औषधियाँ होती है। जेनेरिक मतलब सामान्य औषधियाँ भी कहते हैं इन्हें। और यह औषधियाँ ब्रांडेड औषधियों जैसी होती है। ब्रांडेड मतलब जो कंपनी की औषधियाँ होती हैं उनकी जैसी होती हैं, बट इनको लो रेट में बेचा जाता है, कम रेट में बेचा जाता है। देखो, इन औषधियों के निर्मित तथा वितरण किसी पेटेंट को बिना किया जाता है, पेटेंट मतलब किसी कंपनी को बेचे बिना इनको डायरेक्ट मार्केट में उतारा जाता है। ये औषधियाँ भी ब्रांडेड औषधियों की तरह ही समतुल्य उसी दर्जे की होती हैं। जेनेरिक औषधियाँ तैयार करते समय उस औषधियों के घटकों का अनुपात तथा उन औषधियों का फॉर्मूला तैयार मिलने के कारण उसके संशोधन का भी खर्च बच जाता है। इस कारण जेनेरिक औषधियाँ जो होती हैं वो बहुत कम कीमत पर पाई जाती हैं। मतलब आपके ब्रांडेड जो औषधियाँ होंगी उन्हीं के जैसा ये भी काम करेंगी, लेकिन इनका जो संशोधन का खर्चा है वो बच जाता है और डायरेक्ट उसको मार्केट में उतारा जाता है, जो कि बहुत कम कीमत पर अवेलेबल होती हैं।
जेनेरिक औषधियों को तुम हेल्थ और जन संबंधन इस मोबाइल ऐप से की सहायता से भी आसानी से प्राप्त कर सकते हो, और आप ऐप तुम्हारे घर के मोबाइल में डाउनलोड करके उसका उपयोग किया जा सकता है। फिर जीवन शैली और बीमारी। अब जीवन शैली का अर्थ क्या है? आहार विहार में हर दिन दिनचर्या तथा आहार का समावेश होता है। आजकल देर से उठना ये आदत पड़ गई है, देर से उठना, देर से सोना, बच्चों की भी, पेरेंट्स की भी मोबाइल है। तो लेकिन यही सब चीज़ें हमारे जीवन शैली को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। भोजन समय पे न करना, व्यायाम तो दूर की ही बात है, क्योंकि शरीर को कष्ट देना ही नहीं है तो व्यायाम करेंगे ही नहीं। फिर जंक फूड खाना, सबसे बढ़िया बात कि बच्चों को आजकल घर का दाल चावल पसंद नहीं आता है। क्या पसंद आता है? जंक फूड। जंक फूड में भी मंचूरियन लाल चटनी के साथ मिक्स करके खाना, लेकिन वो लाल चटनी आपको कितना नुकसान करती है आप भी नहीं जानते। और उसको अगर आप ज़्यादा खा रहे हो, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा सो रहे हो, ज़्यादा अलग अलग टाइम पे आपका खाना है, एक टाइम पे निर्धारित नहीं है, तो इससे आपका जीवन शैली प्रभावित होता है। उचित जीवन शैली के लिए एक रूल बनाना आवश्यक है। हाँ, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। तो ये सब क्या होता है कि संतुलित जीवन का रहस्य है। इसी प्रकार व्यायाम भी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। जितना आपकी ज़रूरत है उतना व्यायाम करिए, अपने आप को फिट रखिए, बस। प्राणायाम तथा योगासन विशेषज्ञ व्यक्तियों के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। जैसे कि आप बाबा रामदेव को जानते हो, तो ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में ही प्राणायाम और योगासन होना चाहिए, क्योंकि जिस मुद्रा में वो कराते हैं उसी मुद्रा में आपको करना है। आप थोड़ा सा भी इधर उधर उल्टा पलटा किए तो आपके शरीर पे उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ये उचित जीवन शैली के लिए रहस्य है। टीकाकरण हम देखते हैं, वैक्सीनेशन, रोग ना हो इसके लिए उसको प्रतिबंध करने के लिए टीकाकरण करना उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं पोलियो का टीका बच्चों को दिया जाता है, हैजा, बीसीजी, ये सब बच्चे जब पैदा होते हैं तो हर 3 महीने, 5 महीने या साल भर, 2 साल, 5 साल में दिया जाता है, तो वह दिया है। अब इसी तरीके से टीकाकरण का खोज हुआ है। अब हमारी जो बीमारी है कोविड-19, इस पर भी रिसर्च चालू है, इस पर भी टीका वैक्सीनेशन बनाया जा रहा है, और जैसे ही होगा वैसे ही यह भी देना शुरू किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस और 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। नेक्स्ट क्या है? रक्तदान। अब रक्तदान को सबसे बड़ा महादान माना जाता है। रक्तदान देना भी चाहिए, इससे जिसको आवश्यक होता है उनको पूर्ति होती है। और रक्तदाता के 1 यूनिट रक्तदान के समय में कम से कम 3 रोगियों की ज़रूरत पूर्ण होती है। मतलब हम 1 यूनिट अगर रक्तदान दे रहे हैं तो वह 3 रोगी को फ़ायदा करेगा। जैसे कि लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, रक्त पट्टिका। 1 वर्ष में 4 बार रक्तदान किया जा सकता है और इससे 12 रोगियों को हम बचा सकते हैं। तो रक्तदान करने से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, कुछ नहीं हो। जैसे हम रक्तदान करते हैं तुरंत हमारा जो बॉडी रहता है ब्लड, वह ब्लड फिर ब्लड बनाता है, और जिससे कि हमारे अंदर वह क्षमता पूर्ण हो जाती है। आप रक्तदान देने के बाद चाय बिस्किट कुछ भी ले लें, तुरंत वो बॉडी में अब रक्त बन जाएगा। इसी तरीके से नेत्रदान होता है। नेत्रदान, मृत्यु के बाद हम नेत्रदान कर सकते हैं, इससे अंधे व्यक्तियों को दृष्टि मिलती है और यह भी एक महत्वपूर्ण काम है। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट ख़त्म हो गया। आप इस पार्ट को लिख डालिए, अगले पीरियड में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।